नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को रेस्क्यू करने के लिए 14 दिन की कोशिशें लगातार जारी है। आज 15वां दिन है और बार बार रेस्क्यू की राह में कई तरह के अवरोध आने से अभी तक श्रमिकों को बाहर निकालने का जो रास्ता है वो साफ नहीं हो पाया है। ताजा अपडेट के मुताबिक सिल्क 11 सुरंग में फिलहाल काम रुका हुआ है। ऑगर मशीन के जरिए ऑपरेशन अब बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल मशीन के आगे अब तक की सबसे बड़ी बाधा सामने आ गई है। शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग के दौरान सरियों का जाल मशीन के सामने आ गया, जिसकी वजह से ऑगर मशीन के ब्लेड सरियों के जाल में जाकर फंस गए। ऑगर मशीन का अगला हिस्सा लोहे के पाइप के आखिरी मुहाने पर है और बुरी तरह से फंस गया है। ऑगर मशीन के ब्लेड को जो बताया जा रहा है कि वहां से निकालना बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद लोहे की जाल को काटकर ऑगर मशीन को बाहर निकाल लिया गया। वहीं ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल हो रही यूएस मेड ऑगर मशीन की राह में बार बार आ रही बाधाओं के कारण अब अभियान में जुटे एनडीआरएफ के जवान अब पारंपरिक तरीके से हाथों में से ही ड्रिलिंग करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ड्रिलिंग की राह में बार बार आ रही बाधाओं की वजह से अब एनडीआरएफ के जवान खुद उस पाइप लाइन में नीचे उतरेंगे, जिसे मजदूरों के करीब तक पहुंचा दिया गया है। 47 मीटर की ड्रिलिंग पूरी हो गई है और 10 मीटर की ड्रिलिंग की जानी है। इसके लिए बचाव अभियान में जुटे एजेंसियों के जवान ड्रिलिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक यंत्र जैसे हथौड़ा मशीन जैसे सामान्य टूल्स के साथ नीचे उतरेंगे। वे हाथ से पाइप की राह में आ रही बाधा को काटकर हटाएंगे। ये काफी मेहनत भरा काम होगा और इसमें वक्त भी अधिक लग सकता है। हालांकि इसमें सफलता मिलने की उम्मीद है और उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें उत्तराखंड के 2, हिमाचल प्रदेश का 1, यूपी के 8, बिहार के 5, पश्चिम बंगाल के 3, असम के 2, झारखंड के 15 और ओडिशा के 5 मजदूर फंसे हुए हैं। तो बता दें आपको कि जिस तरह से सिलक्यारा में सुरंग के अंदर जिस तरह से जो मजदूर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है और सफलता पाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ आर के मिश्रा साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ है, भूगर्भ वैज्ञानिक है, आपका बहुत स्वागत है। और गरिमा दसौनी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की। गरिमा जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत राम श्रीवास्तव जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 41 श्रमिक फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अब सवाल ऐसे में ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि महज कुछ ही दूरी है वहां तक पहुंचने में, और ऐसे में क्या लगता है कि जल्द ही सफलता हाथ लग सकती है और उस 10 मीटर की ड्रिलिंग अभी की जानी है, ये कहा जा रहा है। और ऐसे में क्या लगता है कि कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर इस वक्त बनी हुई है? ये बहुत बड़ी चुनौती है निशा जी, और हकीकत तो ये है कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो हो रही है उसमें भी अपने आप में 2 बड़े खतरे हैं। एक तो जब कभी भी वर्टिकल ड्रिलिंग होगी तो जो ऑलरेडी वहां पर लैंडस्लाइड भीतर के अंदर हुई है, जिसके कारण के टनल चौक हो गई है, हाँ। उसने जाली को तोड़ दिया है। जो लोहे का वहां पर एक नेटवर्क तैयार किया गया था धनुषाकार आकार में, तो उस तरह का जो लोहे का नेटवर्क है, जिस तरह वर्टिकल ड्रिलिंग हो रहा है वहां भी वो उसको काटना पड़ेगा, तो वो एक और जटिल काम होगा।
रहा सवाल ये कि उसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं, हाँ। उससे के कारण ये कच्ची पहाड़ी में क्रैक्स आ जाते हैं। हाँ। और ऐसे में मौसम की विकृति अगर आ गई और वहाँ घनघोर वर्षा हो गई, हाँ। या हिमपात हो गया, हाँ। तो उन जो क्रैक्स हैं, उन क्रैक्स के द्वारा नीचे पानी भर सकता है। हाँ। तो हमें इस बात की पूरी सावधानी बरतना पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से उस हिस्से में जहां हमारे अभी कर्मवीर सुरक्षित हैं, वहां कहीं पुनः वाइब्रेशन के कारण लैंडस्लाइड ना हो जाए। जहां तक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का सवाल है, निश्चित रूप से ये एक टेक्निकल फॉल्ट हमारे सुरंग के जो रचयिता हैं या बनाने वाले टेक्नीशियंस हैं, उनकी डिजाइन की गलती रही है। अन्यथा ऐसा कभी नहीं हो सकता था। अगर मशीन जब हम भेज रहे हैं, हमें मालूम है कि ऊपर लोहे की जाली उसमें गिरी पड़ी है, तो उसकी सावधानी क्यों नहीं वापरी गई, ये एक तकनीकी प्रश्न है। इसमें किसी तरह के, लेकिन सरकार जितनी प्रयास कर रही है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया की ताकत इसमें लगा दी गई है। और निश्चित ही ये भविष्य के लिए हमको एक बहुत बड़ी सीख होगी। वैसे पूरी दुनिया में 50,000 से ज्यादा इस तरह की टनल्स मौजूद है, सुरंगें मौजूद हैं। सबसे ज्यादा चीन में है और कई जगह है समुद्र के नीचे भी तो सुरंगें बनी हुई हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का मिसबिहेव हुआ, क्यों हुआ, ये बाद में एक जांच का विषय है। ये पूरी तरह से टेक्निकल फॉल्ट के कारण हुआ है। हमारा असेसमेंट गलत हुआ है, अप्रोच कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब फिलहाल जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, उन 41 कर्मवीरों को बचाना। हाँ। उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों का ये भी ख्याल था कि अगर टनल के नीचे, टनल के थ्रू अगर ड्रिलिंग किया जाता तो शायद ये परेशानी नहीं आती। हाँ, जो भी है, हमें ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और बगैर किसी राजनीतिक प्रादुर्भाव के अपनी कोई इसमें राजनीति से अलग हटकर मानवीय आधार पर हमको भारत सरकार के उन प्रयासों को सराहना करना चाहिए, हिम्मत अफजाना चाहिए। और साथ में जो कर्मवीर वहाँ हैं और उनको एक साइकोलॉजिकल सेटबैक ना हो, इसकी पूरी ध्यान रखना चाहिए, इसकी कम से कम आलोचना करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम अपने पूरा ईश्वर से प्रार्थना करके और प्रयासों की सराहना करें। ठीक है गरिमा जी, क्या वाकई जो भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जो उत्तराखंड की सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसकी सराहना करनी चाहिए, जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देखी जा रही है? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी राम श्रीवास्तव जी का कि थैंक गॉड इतनी सारी चर्चाओं में प्रतिभाग करने के बाद आज पहली बार किसी भूगर्भ वैज्ञानिक ने कम से कम ये तो माना कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है। नहीं तो लगातार कोशिश जो है पर्यावरणविदों के द्वारा और भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा किसी इन्फ्लुएंस में इसे नेचुरल डिजास्टर बताया जा रहा है, प्रकृति पर टीका फोड़ा जा रहा है। और डेफिनेटली हम सबको पता है कि ये मैन मेड डिजास्टर है, ये टेक्निकल फॉल्ट है, तो उसके लिए मैं सराहना करूंगी। लेकिन इन्होंने अपने आप को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया जब इन्होंने कहा कि टेक्निकल फॉल्ट है और वो जांच का विषय है कि किसकी गलती कहां पर रही। तो फिर ऐसे में अभी तक किसी की भी जिम्मेदारी तय ना होना, एक ऐसी कंपनी पर पूरा विश्वास अपना कर देना, क्या ये हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं है? क्या ये उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा नहीं है जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, जो मोदी है तो मुमकिन जैसे नारे देते हैं, जो अच्छे दिन का हमको दावा और वादा करते हैं? तो आज कम से कम कलई खुल गई दो चीजों की, एक हमारे आपदा प्रबंधन की प्रदेश और देश के स्तर पर, और दूसरी कलई खुल गई है कि हमारे जो संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की तरह, वहाँ विकास कार्यों के नाम पर निर्माण कार्य यदि कराए जाएं तो उनको वो प्लान फुल प्रूफ होना चाहिए। कांग्रेस विकास विरोधी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जानों की कीमत पर और पर्यावरण की कीमत पर अगर आप चाहते हैं कि हमारे वहाँ विकास करेंगे तो वो हमें कतई नाकाबिले बर्दाश्त है। आज उत्तराखंड का 11 टनल घटना की वजह से तमाशा बना हुआ है, पूरे देश और दुनिया के सामने हम शर्मसार हो रहे हैं
कि हम पिछले 15-16 दिनों से 41 मजदूर बाहर नहीं निकलवा पा रहे। और उसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे साथ वहां गए हैं वो कह रहे हैं मजदूरों को बचाने से ज्यादा सुरंग बचाने पर ध्यान केंद्रित है सरकार का। सरकार सुरंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहती क्योंकि उस पर हजारों करोड़ रुपया लग चुका है। अब क्योंकि ये मजदूर है, ये गरीब है, ये मजलूम है, इनके जीवन की कोई वक़्त नहीं है। इनकी जगह पर अगर मंत्री विधायकों के बच्चे फंसे होते, इनकी जगह पर यदि रसूखदार और अमीर घराने के लोग फंसे होते तो आज देश की राजनीति में शायद त्राहिमाम हो गया होता, एक भूचाल आ गया होता। लेकिन क्योंकि ये मजलूम मजदूर है, किसकी नाकामी है, किसकी गलती है आर.के. मिश्रा साहब, जिसका खामियाजा ये मजदूरों को भुगतना पड़ रहा है? और क्या वाकई जिस बात का जिक्र अभी गरिमा जी कर रही हैं कि अगर विधायकों के बच्चे या सांसदों के बच्चे या फिर कोई रईस घराने के बच्चे होते तो क्या 15 दिन का एक लंबा वक्त लगता? और अभी भी काम तो लगातार जारी है लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही है। देखिए नेहा जी, हमारे जो प्रयास हैं बिल्कुल 41 ऐसे कर्मवीरों का जिन्होंने इस टनल के निर्माण में अपना पूरा श्रमदान दे रहे हैं और निश्चित तौर पर उनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो, ये हमारी पहले प्राथमिकता सुनिश्चित करनी है हमने। जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से, चाहे वो एक्सपर्ट की बात हो, चाहे टनल एक्सपर्ट की बात, जैसे एंड्रू डिक्स हैं जो टनल के एक्सपर्ट हैं वो भी अब चुके हैं। उसके बाद जो वर्टिकल ड्रिलिंग है ये वहाँ स्टेटस है, जो जिस तरह से जो बाधाएं आ रही है अभी हमारे जो सीनियर अभी कह रहे थे अभी जो उन्होंने किस तरह की दिक्कतें आ रही है वहाँ पर, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ का जो मौसम है वो भी देखना पड़ेगा और वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ रही है ये भी हमने देखना है और कैसे ऐसे कर्मवीरों की सुरक्षित वापसी हो ये हम बिल्कुल प्रयास सुनिश्चित कर रहे हैं। देखिए चाहे यूक्रेन का 15 दिन तक लंबा वक्त बीत गया सर, जिम्मेदारी किसी की तय हुई है क्या? किसके लिए जिम्मेदार कौन है? आ रहा हूँ मैं अभी उसी विषय पे आ रहा हूँ। तो हमने सुरक्षित वापसी के लिए हमने सबसे पहले ऐसे जो हमारे नागरिक फंसे होते हैं, जैसे हमारे यूक्रेन युद्ध के अंदर में फंसे हुए थे, जैसे इजराइल के अंदर में फंसे हुए थे, तो उस तरह से हम सुरक्षित वापसी पहले सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए दुर्भाग्य क्या है कांग्रेस का, जो इसमें भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। मैं कह रहे हैं जो कि नहीं इसमें जो है तो कहीं ना कहीं फॉल्ट। अरे पहले सबसे पहले आप प्रार्थना करिए जो कि उन ऐसे कर्मवीरों का जो श्रमदान देने में अपनी पूरी तरह से जान झोंक रहे थे और वहाँ पर उनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो, हमें इसका प्रयास करना चाहिए। आप यहाँ पर ये ढूंढ ले रहे हैं जो कि सरकार की कमी कहाँ पे है। मुझे लगता है सरकार की कमी कहीं नहीं है और जिस तरह से सरकार ने प्रयास किया, इवन की मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने भी इस दुर्घटना को पूरी तरह से संवेदनशीलता के साथ उन्होंने लिया है और खुद ही उसको मॉनिटर कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो सब सारे मॉनिटर कर रहे हैं और कैसे सुरक्षित वापसी है यही सुनिश्चित कर रहे हैं। मतलब पूरा हमला लगा हुआ है सर, लेकिन 15 दिन बीत गए, सफलता हाथ नहीं लग रही। कहना चाहूंगी देखिए सबसे पहली बात तो कि एकाग्रचित मन से वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनको करने देना चाहिए। जो भाजपा है उससे तमाम लोग ये लेने की होड़ में, जैसे कहा गया कि इगास में बाहर आ सकते हैं मजदूर, तो तुरंत मुख्यमंत्री आनंद फानंद में भागे कि मजदूर मेरे ही सामने बाहर निकलने चाहिए, मुझे श्रेय मिलना चाहिए मजदूरों को बाहर लाने का, और वो मातली में कैंप करके बैठ गए। अब ऐसे में आप बताइए जब मुख्यमंत्री सर पर बैठे हों तो अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बनता है। हमने बार बार कहा कि श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए, मॉनिटर करने के 10 और तरीके होते हैं। आप मॉनिटर करिए कि वहाँ काम रेस्क्यू कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कितनी प्रोग्रेस है, लेकिन उनकी सर पे जाके मत बैठ जाइए क्योंकि फिर प्रेशर बनता है, प्रोटोकॉल का प्रेशर भी होता है अधिकारियों और कर्मचारियों के अंदर। और जहां तक भाजपा से प्रवक्ता यहाँ लच्छेदार भाषणों में फिर मोदी जी को मक्खन लगाना ये लोग नहीं भूलते। अभी तक तो मोदी जी का यहाँ पर कोई कारस्तानी ऐसी बड़ी देखने को नहीं मिली कि यहाँ मोदी जी का नाम भी स्मरण किया जाए। लेकिन जो बात मैंने आपसे कही कि इसने आपदा प्रबंधन की पोल तो निश्चित तौर पर खोल दी। उत्तराखंड का आपदा प्रबंधन संविदा कर्मचारियों के भरोसे है। यहाँ पर संविदा कर्मचारी जो है, और संविदा कर्मचारी कौन होते हैं वो आप अच्छे से समझ सकते हैं, वो परमानेंट कर्मचारी नहीं होते। और ऐसे में कैसे उनको पूरा रोड मैप समझाया जाना है वो अलग बात है। ये जो नवयुग कंपनी है जो इस टनल को बना रही थी वो अभी 30 अगस्त को 20 मजदूरों की मौत की जिम्मेदार ठहराई गई है महाराष्ट्र के थाने में, और उस पर FIR दर्ज है इस कंपनी के ऊपर महाराष्ट्र के थाने में 20 मजदूरों की मौत को लेकर। उस कंपनी पर
न केवल इस टनल का भरोसा बल्कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का भरोसा तक दिखाते हुए धामी सरकार ने उसके साथ 2020 में 2,500 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, मिश्रा जी बोल रहे हैं। मिश्रा जी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मुझे आगे राम श्रीवास्तव जी का। मैं वही कह रही हूँ कि जिस कंपनी प्रधानमंत्री का हमने नाम लिया तो क्या राहुल गांधी जी का नाम लें? आप एक चीज बताइए ना, राहुल गांधी जी अगर इस दुर्घटना को, अरे प्रधानमंत्री ने किया क्या ये तो बताओ। प्रधानमंत्री वहाँ से आ गए, टनल की बात करो, मजदूरों की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, समझ में आता है। उन्होंने 10 सेकंड दिया, आप ही बोल रहे हैं। अब नहीं, ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। कम से कम उनको वहाँ का बड़ा करना चाहिए, लेकिन वो तो क्या मतलब है जो का ध्यान खतरे में क्या है, सरकार क्या किए जा रहे हैं उनके ऊपर में कोई ध्यान ही नहीं है। उनको केवल राजनीति करनी है। उनके प्रवक्ता नेता आकर के यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। हमारे मेरे प्रदेश के बारे में मुझे बताइए, आप कहीं देश के किस कोने से रह गए मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे प्रदेश के बारे में मुझे हमारा प्रयास बिल्कुल सफल होगा, ऐसी हमें आशा है। ऐसी अपेक्षा उन परिवारों की है, उन परिवारों के लिए और निश्चित तौर पर जो सरकार के प्रयास है। आपने कहा मुख्यमंत्री गलती भी करोगे उसके बाद चाहोगे गलती पर माफी मिले, गलती पर माफी मिले आप लोगों को। नहीं, देखिए राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए। राम श्रीवास्तव जी का मैं रुक कर लेता हूँ। राम श्रीवास्तव जी ठीक है, हो जाता है आपके कार्यकाल में। चमोली में करंट लगने से 18 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद लेक्चर भी हम भाजपा से सुने। ठीक है, हमारी कोई मजबूरी नहीं है हम भाजपा के प्रवक्ताओं का यहाँ पर लेक्चर सुने। हमारे प्रदेश में जो बीत रहा है, इनकी ऑल वेदर रोड, इनके 4 धाम प्रोजेक्ट की वजह से हजारों लाखों पेड़ों का कटान हो रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, आपदाएं आ रही है। मेरे प्रदेश के बारे में मुझे बताएंगे आप? हमारी जो प्राथमिकता है हम उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आपके लिए देखिए कुल मिलाकर क्या वाकई सरकार की कोशिशों में कहीं किसी हद तक आप कमी देख पा रहे हैं क्या आपको लगता है कि सरकार उस हद पर कोशिशें नहीं कर रही जिस स्तर पर करनी चाहिए सरकार को कोशिशें? राम श्रीवास्तव जी मुझसे पूछा आपने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे राजनीतिक दल के लोग जो हैं आपात स्थिति में भी अपना राजनीतिक आशीषी चश्मा लगाकर घटनाओं में बारीक से बारीक सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं जो प्रवक्ता महोदया हैं गरिमा जी से पूरी तरह से असहमत हूँ कि इसमें सरकार की किसी भी तरह की कोई खामी या बेखामी रही हुई है। इस समय दुनिया के बेस्ट एडवाइजर वहाँ मौजूद हैं। विदेशों से मंगाई गई अच्छी से अच्छी मशीन हेलीकॉप्टर लिफ्ट से की जा रही है। ये समय का बात है। एक समय जो है चाचनाला दुर्घटना हुई थी, उसमें खदान भर गए थे। उस समय क्या सरकार की गलती नहीं थी? लेकिन मैं नहीं बोलिएगा। ठीक है, पहले राम श्रीवास्तव जी अपनी बात पूरी कर लेते फिर मैं आती हूँ। मुझे राजनीतिक उठापटक से नूरा कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं जो सही बात है वो बता रहा हूँ। और मैं आपको अगर मेरी बुजुर्गियत पर आप ख्याल रखते हैं तो मैं आपको निर्देशित करना चाहूंगा कि कृपया इस आपातकाल की स्थिति में इस तरह की सीटा लेकर एक दूसरे पर ना करें। इससे जो है जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनका मनोबल टूटेगा। जो काम करने वाले लोग हैं उनकी हिम्मत टूटेगी। दोषारोपण ना कीजिएगा, ये बात की चीज है। पहली प्राथमिकता ये है मजदूरों को बाहर निकालना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नहीं कि इस समय जो कुछ भी किया जा सकता था दुनिया के अच्छे से अच्छे साधन को जुटाकर वो किया जा रहा है। इसलिए हमको लेकिन सर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता और ये सोचा जाना चाहिए कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। उस पर भी हम आएंगे, लेकिन गरिमा जी जल्दी से। हाँ, राम श्रीवास्तव जी से कहना चाहती हूँ कि जितनी कसरतें सरकार कर रही है वो मुख्य विपक्षी दल के आईना दिखाने के बाद ही कर रही है, हमारे प्रेशर के बाद ही कर रही है। नहीं तो अगर हम हल्ला बोल ना करें तो ये कुछ नहीं करेंगे। और आप कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं है सरकार की। इस नई नवेली कंपनी को हमारा इतना भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है, उन्होंने बिना क्रेडिबिलिटी के, बिना विश्वसनीयता वाली कंपनी को इतना बड़ा टेंडर दे दिया जिसने इतने चैनल बनाया, उसने चैनल नहीं बनाया। उनका कहना है कि पहले मानवता को ध्यान में रखते हुए कम से कम अभी राजनीति करने से गुरेज करना चाहिए। आपने रैली आपदा का सुना होगा, आपने जोशीमठ भूतसाव सुना होगा, आपने चमोली करंट आपदा सुना होगा। आप लोगों को मुझे बताइए
बात पर थोड़ा ध्यान दें। सुन लेते हैं, देखिए कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। की सरकार को कितनी माफी चाहिए, कितने बार क्षमा करें इनको। ये आज मुद्दे से अलग हटकर कहीं अपने मन पर जुबान करिएगा। इस समय जो कुछ भी काम हो रहा है नेचुरल डिजास्टर नहीं है। यू सेड योरसेल्फ कि ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये टेक्निकल नहीं है। मैं अभी भी मानता हूँ, लेकिन उसके लिए आप किसी को जिम्मेदार नहीं बता सकते। टेक्निकल खामी तो क्या ईश्वर करते हैं? टेक्निकल खामी इंसान चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस खास पेशकश पे इतना ही। नमस्कार।